हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वॉर्म वेलकम टू आवर चैनल लव्स कैंडल्स। और गाइस, आज मैं आपके साथ एक एफएफ लेके आई हूँ जो कि एक शंगवन एफएफ है। इसमें टॉप हमारा वेवोशन है, बॉटम हमारा लव वांगची है। ये मेरी एक सब्सक्राइबर जिसका नाम है फैन फिक्शन लव, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी, जिनका यूज़र नेम है फैन फिक्शन लव 0। उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि मैं एक ऐसी एफएफ लेकर आऊँ जिसमें टॉप वेवोशन हो और जो हमारा लव वांगची है वो बॉटम हो, और साथ ही साथ उनमें एक टीचर स्टूडेंट वाला लव हो। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं जिसका नाम है आई लव टू बुली माई शिजन। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही बड़े कॉलेज में, जो कि यिलिंग का सबसे ज़्यादा मशहूर कॉलेज था, जहाँ पर एडमिशन लेने के लिए हर कोई बच्चा तत्पर रहता था, जिसकी फ़ीस ही लाखों करोड़ों में हुआ करती थी। क्योंकि यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए ना आपको बहुत या तो मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे, या फिर आपकी बहुत ज़्यादा ऊंची पहचान होनी चाहिए। और यहाँ पर एक टीचर के तौर पर, जैसे कि अभी ना बच्चों को पढ़ाने के लिए एक टीचर था जो काफ़ी ज़्यादा बुज़ुर्ग थे, और इसलिए उनकी तबीयत ख़राब होने पर यहाँ पर एक गेस्ट टीचर रख लिया गया था, जिसकी क्वालिफ़िकेशन बहुत हाई थी, पर उसका कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा लो था। थोड़ा सा डरपोक था, पर उसकी जो ऑनेस्टी थी ना वो सबको पसंद आई थी। ये एक ओमेगा टीचर था जिसका नाम था लव वांगची। कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा लो, लेकिन उसके जो मार्क्स थे, उसकी जो पढ़ाई थी और चीज़ों को कैलकुलेट करना था वो काफ़ी ज़्यादा हाई था। उसके जितने भी मार्केट को लेकर रिजल्ट्स थे वो बिल्कुल एक्यूरेट जाते थे, इसलिए उसे इकोनॉमिक्स टीचर के रूप में यहाँ पर रख लिया गया था। यिलिंग की यूनिवर्सिटी को चलाने वाले वी चांग से थे, जो कि यहाँ के डीन थे, और उनको हमेशा सुपरवाइज करती थी उनकी वाइफ कांगसे सरन। लेकिन ये दोनों हमेशा मेरिट की ही बात करते थे। हालांकि इस साल इनका बेटा भी मास्टर्स करने के लिए इनके कॉलेज में बिल्कुल मेरिट पर ही रिजल्ट लेकर आया था। इन्होंने सोच लिया था मैनेजमेंट कोटा से अपने ही कॉलेज में अपने बेटे का एडमिशन करा सकते हैं, पर इनके बेटे ने सीधा कहा था आऊँगा तो मेरिट से, वरना नहीं। वेवोशन, जो कि इनका इकलौता बेटा है, वो इस कॉलेज में, जो कि सबसे सुंदर अल्फा है ना, उसके आने का इंतज़ार सारे लोग कर रहे थे। उसके लिए न जाने कितने लोग जान छिड़कते थे, क्योंकि वो फ़ॉरेन से अपने बैचलर्स की डिग्री करके आया था। उसने जानबूझकर मास्टर्स में अपने ही कंट्री के अपने ही जो कॉलेज था उसमें एडमिशन लिया, क्योंकि वो अब आगे अपने पेरेंट्स का बिजनेस भी संभालना चाहता था। हालांकि उसके पेरेंट्स का बिजनेस पूरा एजुकेशन सेक्टर में ही था, लेकिन उसके साथ साथ वो बहुत सारी चीज़ों में हाथ आजमाना चाहता था, इसलिए उसने कॉमर्स ली थी। और फिर कॉमर्स लेने की वजह से उसके पास इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट्स भी थे। ये जब यहाँ मास्टर्स कर रहा था ना, तब उसका पहला दिन था कॉलेज में, और सारी लड़कियां अपना दिल थाम के बैठी हुई थी, स्पेशली ओमेगास बीटास, जो कि उसकी पर्सनैलिटी पे फिदा होती हैं। वो अपनी जो गाड़ी अभी तक शोरूम से बाहर भी नहीं आई, यहाँ तक कि लॉन्च होने में जिस गाड़ी को अभी सिर्फ 2 दिन का समय बाकी था ना, वो वेवोशन के पास आ गई थी, क्योंकि उसके जो पेरेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल लोग थे। उनका बेटा जिस चीज़ पे हाथ रख देता था वो उस चीज़ को उसे दिला देते थे। हालांकि वो लोग कुछ महीने में वेवोशन पे रोक टोक भी लगाते थे, लेकिन उनकी पावर बहुत ही ज़्यादा उम्दा थी। वेवोशन ने अपने पेरेंट्स से कहकर जिस बाइक का 2 दिन बाद लॉन्च होने वाला था, उससे पहले ही मंगवा कर कॉलेज में जब सबके सामने आया ना बाइक चलाते हुए, तो ना जाने कितनी ओमेगा उसे देख कर अपनी दिल हार चुकी थी, और कितने लोग उसे हुटिंग कर रहे थे, चीयर अप कर रहे थे, पर उसने किसी की तरफ नहीं देखा और जाकर पार्किंग में अपनी बाइक को सीधा पार्क किया। वो बहुत बड़ा बुली था। बुली इन द सेंस ऐसा नहीं कि वो मासूमों पे अत्याचार करता था, पर कहा जाता है कि वो बहुत बड़ा फ्लर्ट है। इतना बड़ा फ्लर्ट है कि कोई भी ओमेगा उसके जाम से बच ही नहीं पाता, क्योंकि उसकी जो डोमिनेंस अल्फा सेंट है ना, वो लोगों को बुली कर देती है, लोगों को अपने नीचे झुकने पर मजबूर कर देती है। और यहाँ पर जब हाई एलीट क्लास के स्टूडेंट पढ़ा करते थे, तो ऑब्वियस सी बात है उनमें एटीट्यूड बहुत होता है। एटीट्यूड होने के साथ साथ उनको अपने से नीचे लोगों के साथ ज़्यादा बात करना पसंद नहीं था। वो अपने ही लेवल के लोगों से बातचीत करना पसंद करते थे। और वहाँ पर एक इंसान था जो काफ़ी ज़्यादा अच्छे घर से आता था, लेकिन वो बहुत डरपोक था। वो था इकोनॉमिक्स टीचर लव वांगची। बेचारा
उसका सेमेस्टर का नया नया टाइम था और पिछले 3-4 दिन से वो इस कॉलेज में आ रहा था, पर कोई भी उसे भाव नहीं देता था क्योंकि वो एकदम गीक जैसा लगता था। चश्मा एकदम ठीक करना, डरी डरी सी चाल, हाथ में अपनी फाइल पकड़ के चलना, इसलिए उसे काफ़ी जो उसके अल्फा स्टूडेंट थे ना वो बुली कर देते थे। इन द सेंस कोई भी उसे लिफ्ट में नहीं चढ़ने देता था, सारे उसे धक्का मार के पीछे कर देते थे और खुद लिफ्ट में चढ़ जाते थे। ऐसा ही अभी सुबह सुबह हो रहा था। लवांग जी जो कि अपने लेक्चर के लिए पहले ही हल्का सा मतलब उसकी आदत थी कि उसे पंचुअल अपने टाइम पे पहुंचना है, लेकिन पहले वाले बैच ने भी उसे लिफ्ट में चढ़ने ही नहीं दिया और दूसरे वाले बैच भी उसे एलिवेटर में चढ़ने ही नहीं दे रहे थे। उसे जानबूझकर सभी बच्चों ने कभी कोहनी मारी, कंधा मारा और उसे पीछे धकेल दिया और खुद आगे चढ़ गए। उन लोगों को लग रहा था अगर वो ऐसे करेंगे तो ओमेगा जो टीचर है ना लवांग जी, वो क्लास में आ ही नहीं पाएगा और वो नहीं आएगा तो वो लोग उसकी कंप्लेन कर देंगे। उन्हें अपने से कमतर लोगों को बुली करना बहुत पसंद था, लेकिन लवांग जी की ऐसी डरी सहमी हालत देखकर ना विभूषण को बहुत बुरा लगता है। वो तुरंत ही सबके सामने से जाता है, लवांग जी का हाथ पकड़ता है और उसे, क्योंकि विभूषण एक VVIP स्टूडेंट था, उसे VVIP जोन के सारी चीज़ों को एक्सेस करने की पूरा हक था, क्योंकि उसके पास एक गोल्डन कार्ड था जो सारी जगह चल जाता था। इसलिए वो लवांग जी का सबके सामने हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ VVIP एलिवेटर से ऊपर ले जाता है। लवांग जी जब उसके साथ एक एलिवेटर में आया ना, वो एकदम हक्का बक्का था। किसी स्टूडेंट ने उसका हाथ पकड़ा जो उसे जानता भी नहीं है, अल्फा है, स्ट्रॉन्ग डोमिनेंट, उसके पास से फेरोमोन्स की स्मेल आ रही है, लेकिन ये बंदा उसे ऐसे खींच के कैसे ला सकता है। लवांग जी के मन में बहुत सारे सवाल चल रहे थे, कहीं ये उसे पीटेगा तो नहीं, चश्मा तो नहीं तोड़ देगा, या पुली तो नहीं करेगा, क्या करना चाहता है, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। विभूषण ने उसका हाथ छोड़ दिया और कहा कि कितने डरपोक हैं आप, और ये बोलकर उसने सीधा लिफ्ट का बटन दबा दिया जो कि जा रहा था 7th फ्लोर पे। और 7th फ्लोर जैसे ही आया, लवांग जी अभी घबरा ही रहा था, उसे भी तो 7th फ्लोर जाना था। उसकी इतनी हिम्मत नहीं हुई इस बच्चे को, इस स्टूडेंट को ये कहने की कि मुझे 7th फ्लोर तक छोड़ देना। बेचारे ने बटन तक नहीं दबाया था, लेकिन ये क्या 7th फ्लोर पे ही डोर खुल गए थे, तो वो लड़का तुरंत ही लिफ्ट में से निकल कर लेफ्ट हैंड साइड चला गया था और लवांग जी को राइट हैंड साइड आना था। लवांग जी अपनी फाइल को अपने सीने से लगाकर गहरी सांस लेते हुए आ रहा था। ये लिफ्ट बाकी की लिफ्ट से काफ़ी ज़्यादा फास्ट थी और इसका जितनी भी एम्बियंस थी ना वो गोल्डन कलर की थी। ऐसा लग रहा था जैसे सोने से बनी हो, क्योंकि इसकी लाइटनिंग एकदम परफेक्ट थी। सच मायने में ये VVIP जोन की थी और VVIP जोन में इतनी जल्दी किसी को जाने की इंटरेस्ट नहीं मिलता, और बाकी की जो लिफ्ट थी ना वो इसके मुकाबले बहुत ही एवरेज थी। इसलिए लवांग जी को यकीन नहीं आता, जो लोग उससे पहले गए थे लिफ्ट में चढ़े थे उनसे पहले लवांग जी पहुंच गया था 7th फ्लोर पे, और फिर वो सीधा ही अपनी क्लास के लिए जाता है। विभूषण को अपनी क्लास ज़्यादा पता नहीं थी, इसलिए उसे लंबा चक्कर काट के आना पड़ा, और तब वो देखता है कि जिस क्लास में वो गया है ना, वहाँ पर पोडियम पर वांग जी अपनी फाइल को सेट कर रहा था, और तो और वो क्लास में एक अपने बैग में से कुछ निकालने की कोशिश कर रहा होता है, और सारे स्टूडेंट कह रहे होते हैं टीचर जल्दी क्लास शुरू करो, लेकिन लवांग जी को वो चीज़ मिलती ही नहीं है। लवांग जी यहाँ इधर उधर देखता है, फिर उसे एक पेन ड्राइव मिलती है। उसने तुरंत ही वो पेन ड्राइव अपने लैपटॉप में लगाई और स्क्रीन पर अचानक से एक एडल्ट वीडियो चलनी शुरू हो गई। लवांग जी तो डर ही गया, लवांग जी घबराने लगा और ये सब बंद करने लगा, लेकिन अचानक से उसका लैपटॉप भी हैंग हो गया और वहाँ पर तो बच्चे बैठे हुए मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि लवांग जी को जब वो धक्का देकर आगे बढ़ रहे थे, उन्होंने जानबूझकर लवांग जी के बैग में से उस पेन ड्राइव को निकाल लिया था जिसमें लवांग जी ने उनकी क्लास के लिए डेटा शुरू किया हुआ था, मतलब बनाया हुआ था, और उन्होंने जानबूझकर उसकी जगह एक ऐसी पेन ड्राइव को रख दिया था जिसमें एडल्ट वीडियोस थी। बेचारा वांग जी की तो बहुत फजीयत करते थे लोग, और यहाँ पर विभूषण को बहुत गुस्सा आता है उन दोनों पर जो हंस रहे थे, और वो उन्हें डेथ क्लियर देते हुए सीधा खड़ा होता है, पोडियम पर आता है, उस पेन ड्राइव को निकाल कर फेंक देता है, और उसके बाद वो लवांग जी से पूछता है आज आपको किस टॉपिक पर लेक्चर देना है। यहाँ पर लवांग जी कहता है डिमांड एंड सप्लाई। तभी विभूषण डिमांड एंड सप्लाई चैप्टर के सीधा जितने भी ऑनलाइन नोट्स थे ना वो निकाल देता है और कहता है कि कैरी ऑन, और ये बोलकर वो सीधा जाकर अपनी सीट पे बैठ जाता है। विभूषण फर्स्ट सीट पे बैठा हुआ था। लवांग जी की दिल की धड़कन तो एकदम तेज़ हो गई थी, बेचारे का कॉन्फिडेंस एकदम लो था, और वो फिर पढ़ाना शुरू करता है।
पर उसकी नॉलेज बहुत अच्छी थी। जानबूझकर उसे बीच बीच में सब कोई ना कोई टोकता था, जैसे कि स्पेशली वांग लिंगजियाओ बार बार कहती है, सर ये टॉपिक में ये क्यों है, सर वो क्यों है। वांग जी को पढ़ाने ही नहीं दे रहा था। तभी विभूषण को गुस्सा आता है और वो जोर से अपने बेंच पे हाथ पटक देता है और कहता है, मुझे डिस्टर्बेंस हो रही है, अगर किसी को फालतू के क्वेश्चन करने हैं तो जब क्लास एंड होने वाली होती है उससे पहले कीजिए। यहाँ पर वांग लिंगजियाओ चुप हो जाती है, क्योंकि ये इंसान कोई और नहीं बल्कि उनके डीन का बेटा है और वो जानते हैं कि डीन कितने ज़्यादा कड़क हैं। अगर ये कुछ भी करेंगे तो सीधा कंप्लेन डीन के ऑफिस में जाएगी और इनके मार्क्स भी डिडक्ट हो सकते हैं, इसलिए वो चुप होकर बैठ गई थी। विभूषण ने लवांगची को फिर से कंटिन्यू करने के लिए बोला। लवांगची ने अब पढ़ाना शुरू किया और वो अच्छे तरीके से सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा था। उसके बताए गए सारे नोट्स विभूषण अपने बनाए जा रहा था और लवांगची की तरफ देख रहा था। लवांगची जैसे ही सबकी तरफ देखता नर्वस होता और फिर जब उसकी नज़रें विभूषण से मिलती वो और भी ज़्यादा घबरा जाता, क्योंकि ये इंसान उसे एक टक नज़र से ऐसे देख रहा था ना कि लवांगची घबराता। और फिर यहाँ पर क्लास ओवर होती है। लवांगची अपनी क्लास से अपनी फाइल्स वगैरह लेता है और फिर चला गया था। यहाँ पर विभूषण उस स्टूडेंट के पास गया और उसे वो पेन ड्राइव देते हुए बोला, जो भी टीचर की पेन ड्राइव है शिजुन की, मुझे वापस करो। उस बच्चे ने विभूषण का ऑरा देखकर और उसके पेरेंट्स की कितनी बड़ी औकात है ये देखते ही सीधा उसे पेन ड्राइव दे दी और कुछ आर्ग्यूमेंट भी नहीं किया। विभूषण जाकर अपनी सीट पे बैठ गया था। फिर बाकी के टीचर आए, लेक्चर चलते रहे। लवांगजी भी इधर उधर जाता रहा, लेकिन विभूषण के साथ ही उसे प्रिविलेज था VIP जोन को विजिट करने का, जो कि आज दिन तक उसने कभी किया भी नहीं था। और अब वो नॉर्मल लिफ्ट से ही जा रहा था। ऐसे ही लंच का टाइम हो जाता है। 4 लेक्चर बीत चुके थे। विभूषण यहाँ पर मेस में होता हुआ जा रहा था। वो देखता है कि लवांगजी बहुत पीछे लाइन में खड़ा हुआ है और लवांगजी जहाँ खड़ा हुआ था ना, जानबूझकर जितनी भी ओमेगा स्टूडेंट आती थी जो प्रिविलेज घर की थी, वो लवांगची को धक्का देकर पीछे कर देती थी। लवांगची को मेस में कोई भी खाना खाने ही नहीं दे रहा था। यहाँ तक कि लवांगची, जिसके हाथ में एक टिफ़िन भी था, शायद उसके टिफ़िन के साथ भी कुछ किया गया होगा। यहाँ पर विभूषण को समझ में नहीं आया कि क्या सीन चल रहा है। उसने फिर से लवांगची का हाथ पकड़ा और उसे VIP जोन के एक रेस्टोरेंट में ले गया। लवांगची तो हैरान था, ये जगह तो बहुत महंगी होगी ना, लेकिन विभूषण ने फिर से अपना वो गोल्डन कार्ड दिखाया और उसके लिए जो भी मेन्यू में खाना पूछने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। सीधा पहले तो उसे रिफ्रेशमेंट ड्रिंक दी गई, क्योंकि वो VIP जोन का एक मेंबर है। दूसरी बात, वो उनके डीन का बेटा है। तीसरी बात, उसके डीन ही नहीं बल्कि उनके जो पूरे ख़ानदान की कंपनीज़ हैं ना, वो बहुत सारी जगह थी, स्पेशली पेट्रोलियम बिजनेस में। इसलिए वो लोग जानते थे कि आने वाले टाइम में ये इंसान बहुत ऊपर जाने वाला है। वो अपने पेरेंट्स की यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि एक पेट्रोलियम का बिजनेस भी पूरा अच्छे तरीके से रन करने वाला है। इसलिए उसके वहाँ आते ही शेफ़ ने सबसे पहले विभूषण के पसंदीदा उसे ड्रिंक ऑफ़र की। यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी थी, इसलिए उन दोनों को पीने के लिए पाइनएप्पल का फ्रेश जूस दिया गया, जिसके ऊपर हल्का सा नमक और हल्की सी मिर्च डालकर उसे बहुत रिफ्रेशिंग बनाया हुआ था और आइस क्यूब्स भी डले हुए थे और ऊपर एक छोटा सा पाइनएप्पल के पीस भी लगा हुआ था। लवांगची ने इतने स्टाइलिश तरीके से खाना तो कभी नहीं खाया था और स्पेशली वो चीज़ बहुत ही यूनिक थी। उसने जैसे ही पिया, ये टेस्ट कुछ अलग लगा, जैसे कि 5 स्टार होटल्स में शेफ़ बनाते हैं। इसके अंदर कुछ तो डिफरेंट था। ये रिफ्रेशिंग जूस पीने के बाद विभूषण ने उन्हें इशारा किया और वहाँ पर कुछ स्टार्टर्स आ गए। वो स्टार्टर्स इतने ज़्यादा डिफरेंट थे, लवांगची ने कभी खाए ही नहीं थे। ऐसे स्टार्टर्स जो कि दिखने में एक आपको लगेगा कि जैसे कोई टोमेटो सूप है, पर वो टोमेटो सूप नहीं था। अगर आप देखेंगे ना तो उसका कलर टोमेटो सूप जैसा है, पर उसका टेस्ट बिल्कुल ही डिफरेंट है। उसका टेस्ट बिल्कुल ही अलग था, जैसे कि स्वीट पोटैटो जैसा। जो चीज़ दिखने में जैसी लग रही थी, खाने में वैसी बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि डिफरेंट थी, दिमाग को घुमा देने वाली थी। और उसे तो पता ही नहीं था, उसने तो कभी ऐसी चीज़ें चखी ही नहीं थी। और यहाँ तक कि उसे ऐसे फॉरेन के फ्रूट खाने को मिल रहे थे, जो कि फ्रूट सैलेड वहाँ आई थी, जो उसने कभी खाए ही नहीं थे, उसने कभी चखे ही नहीं थे और वो कंफ्यूज हो रहा था कि इसे खाना कैसे है। फिर उसके बाद वहाँ पर उन लोगों के लिए हॉटपॉट भी लाया गया। विभूषण हॉटपॉट खा रहा था
लवांगची भी धीमे धीमे उसे देखकर कैसे वो खा रहा है खुद भी खाने लगा। फिर जैसे ही उनका खाना ख़त्म हो गया ना, दोनों उठे और वहाँ से जाने लगे। तभी विभूषण ने लवांगची से कहा कि आपका लंच में से खाना किसने खा लिया? मैंने देखा आपका लंच खाली था। लवांगची ने मुंडी नीचे की और बोला कि पिछले 2 दिन से मैं घर से लंच लेके आता हूँ, पर पता नहीं जब भी मैं देखता हूँ तो मेरे लंच के ढक्कन को मैंने डस्टबिन में पाया है। मेरे खाने को भी पता नहीं कौन डस्टबिन में डाल देता है, और जब मैं मेस आता हूँ तो स्टूडेंट मुझे बुली करके खाने नहीं देते। विभूषण का तो खून खोल जाता है। विभूषण ने तुरंत ही लवांगची को अपनी तरफ खींचा और कहा कि तुम उन्हें खुद को बुली क्यों करने देते हो? हाँ, क्या तुम में ज़रा सा भी अपनी पोस्ट को लेकर घमंड नहीं है? हाँ, तुम उन्हें सुना नहीं सकते? लवांगची और भी डरने लगता है। विभूषण ने तुरंत ही उसका हाथ पकड़ा और कहा कि आज के बाद तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, और अगर कोई तुम्हें बुली करे तो कह देना तुम मेरे खास हो, समझे शिजुन? जैसे वो ऐसे बोल के जाता है ना, लवांगची की दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हो गई थी। आज दिन तक उसे बुली होने से किसी ने रोका नहीं, बल्कि यहाँ के एलीट ग्रुप के लोग तो उसे और चिढ़ाते हैं, लेकिन ये इंसान तो उसे कह रहा है कि मेरा नाम ले देना। क्यों? ये कोई डॉन है? लवांगची को पता ही नहीं ये डीन का इकलौता पुत्र है, इसलिए तो वो बहुत कैजुअल है और मन में सोच रहा है आखिर ये है कौन जो VIP जोन से आता है। लवांगची की कन्फ्यूजन ऐसे ही चल रही थी। जैसे ही वो लोग अपनी पूरी आर्ट लेक्चर को ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद जैसे ही छुट्टी का टाइम आता है, लवांगची जो कि अपना चश्मा ठीक करते हुए सीधा अपनी फाइल्स को लेकर अपने बैग्स को समेट कर आराम से कॉलेज के गेट से निकलकर बस स्टैंड तक जा रहा था। बस स्टैंड ऑलरेडी आज ना पूरा टूटा हुआ था। वहाँ पे एक पाइपलाइन लीक कर रही थी, जिसकी वजह से तोड़फोड़ का काम चल रहा था, और बस स्टैंड पे फ़िलहाल आज कोई बस नहीं रुकने वाली थी। उसे एक स्टैंड और आगे जाना होगा, जिसके लिए उसे 1.5 किलोमीटर चलना होगा। बेचारा लवांगची पहले ही ट्रैवल कर करके उसकी हालत खस्ता हो जाती थी, और तो और ऊपर से आज उसे 1.5 किलोमीटर और जाना होगा। वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में था। उसका मन तो कर रहा था कि वो अपनी सैलरी को खर्च करे, पर वो कर नहीं सकता। फ़िलहाल उसकी फैमिली की हालत ठीक नहीं है। पहले ना लवांगची की फैमिली काफ़ी ज़्यादा रिच हुआ करती थी, पर उसके फादर के बिज़नेस में गलत डिसीज़न की वजह से लॉस पे लॉस होता गया, जिसकी वजह से उनके आज बहुत बुरे लाले पड़े हुए हैं। खाने को भी 2 वक्त ठीक से मिल जाए वही काफ़ी है। उसके पिता ने अभी भी एक हेफ्टी अमाउंट बैंक से लोन ले रखा है, और वो कोशिश कर रहे हैं कि उनकी कंपनी चल जाए, लेकिन अभी उनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। और तो और लवांगची कंपनी में कभी इंटरेस्टेड था ही नहीं, तो वो अपने पिता की कंपनी में काम नहीं करता, बल्कि वो इस बड़े से जगह पर काम करता है ताकि उसे एक अच्छा अमाउंट मिल सके, वो अपने पिता की मदद कर सके और घर भी चला सके। अभी तो उनके पीछे लोन वाले हाथ धोकर पड़े हैं, बैंक वाले भी, और ना जाने कब उन्हें बैंकरप्सी का सामना करना पड़े, घर सब छीन जाए। इसलिए लवांगची को उसके पेरेंट्स ने कहा था कि वो इस हीलिंग के कॉलेज को ज्वाइन कर ले। लवांगची की हालत काफ़ी ज़्यादा खस्ता थी, इसलिए तो वो बेचारा अपने ट्रैवल के भी पैसे बचा रहा था। हालांकि लवांगची का जीवन काफ़ी अच्छा था, लेकिन लवांगची जब से अपने बैचलर्स की डिग्री करने गया ना, तब से उसकी ज़िंदगी बिल्कुल बकवास हो गई थी। वो अपने आप को कर्ज ही कर रहा था कि पता नहीं वो कभी ज़िंदगी में लग्जरी देख पाएगा या नहीं, कि तभी उसके सामने फट फट करती हुई एक बाइक आके रुकी। लवांगची की आंखें तो उस बाइक पे ही ठहर गई थी। तभी उस इंसान ने लवांगची की तरफ देखते हुए कहा कि क्या देख रहे हो, बैठो। लवांगची ने एकदम से घूर के देखा, कौन इंसान उसे अचानक से आकर बाइक पे बैठने के लिए कह रहा है। तभी हेलमेट को ऊपर करते हुए, यहाँ तक कि अपने सिर से ही उतारते हुए, विभूषण उसके सामने था और बोला कि शिजुन बैठो। लवांगची एकदम घबरा गया। लवांगची ने कहा, पर तुम। तभी उसने कहा कि मैंने देखा है आप बस स्टैंड जा रहे हैं ना, बस स्टैंड यहाँ पर टूटा हुआ है, आपको 1.5 किलोमीटर आगे जाना होगा, तो आप मेरी बाइक पे बैठ जाओ, मैं आपको छोड़ दूंगा। लवांगची की सांस में सांस आई। ओह, तो यानी कि ये इंसान उसे लिफ्ट ऑफर कर रहा है। ऑब्वियसली उसे 1.5 किलोमीटर पैदल नहीं चलना था, वैसे भी वो सारे दिन की बुलिंग और ट्रैवल झेल के थक गया था। वो कुछ आर्ग्यू नहीं करता, सीधा अपने हेलमेट को लगाता है जो कि विभूषण ने एक्स्ट्रा रखा हुआ था, और
फिर बाइक पे पीछे बैठ गया था। विभूषण ने भी बाइक को चलाया और बस स्टैंड की तरफ जाने लगा। तभी उसने पूछा कि आप कहाँ रहते हो। लवांग जी पहले चुप था, फिर वो बताता है कि ऐसे ऐसे वो कहाँ रहता है। वो यीलिंग में ही थोड़े से दूर जाके आउटस्कर्ट पे रहता है, जहाँ का किराया शायद सस्ता होगा। ये चीज़ कहीं ना कहीं उसकी बातों से ही विंग समझ गया था। इसलिए विंग ने अब अचानक से जो 1.5 किलोमीटर बाद स्टैंड था उसे मिस कर दिया। लवांग जी ने एकदम से उससे पूछा, स्टैंड तो पीछे रह गया, रुको रुको। तभी विंग ने कहा कि मैं आपको आज छोड़ दूंगा, वैसे भी मैं उस साइड जा रहा हूँ तो मैं आपको छोड़ दूंगा। लवांग जी ने कहा कि पर फिर वो कुछ बोल ही नहीं पाया और वो इतना थका हुआ था कि उसने विंग के ही पीछे कमर पे सिर रखा और वो सो गया। और उसकी नींद एग्जैक्ट आधे घंटे बाद खुली। आधे घंटे बाद उसने देखा कि वो लोग शहर के बीचों बीच आ गए हैं और एक जगह विंग ने बाइक रोकी हुई है। वांग जी जैसे ही आसपास देखने लगा तो उसे पता चला कि बस यहाँ से 2 गली दूर ही उसका घर है। उसने विंग को बताया कि ओह थैंक यू, वैसे यहाँ से 2 गली दूर ही मेरा घर है, तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं। विंग ने हेलमेट उतारा हुआ था तो कहा कि आप सो रहे थे इसलिए शिजुन मैंने आपको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं लगा, वैसे चलिए मैं आपके घर छोड़ देता हूँ। उसने फिर से हेलमेट पहना, अपनी बाइक को स्टार्ट किया और वांग जी के घर के बाहर से उतार दिया और फिर वांग जी को बाय किया। वांग जी अभी उसे देख ही रहा था कि उसने अपनी बाइक को मोड़ा, उसे फिर से बाय किया और वहाँ से मोड़ कर चला गया। लवांग जी अंदर आता है, उसके पेरेंट्स पूछते हैं आज तुम जल्दी कैसे आ गए। लवांग जी बताता है कि उसे एक स्टूडेंट ने लिफ्ट देती थी और फिर वो घर में अंदर आता है। अंदर आने के बाद वो गहरी गहरी सांस लेता है और चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। उसे आज काफ़ी ज़्यादा सुकून मिल रहा था। 2 दिन से उसे बहुत सारी बुलिंग का सामना करना पड़ा था, लेकिन ये स्टूडेंट बिल्कुल डिफरेंट है। पर ये स्टूडेंट कौन है, क्यों उसकी हेल्प कर रहा है। लवांग जी के मन में ढेरों प्रश्न थे। अब अगले दिन सुबह लवांग जी फिर से नॉर्मल सी एलिवेटर की लाइन में लगा हुआ था। सभी लोग फिर से उसे धक्के दे रहे थे। लवांग जी अभी खड़ा ही था कि एक इंसान ने फिर से उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचकर VIP जोन वाली लिफ्ट में ले गया। इस बार लवांग जी जब एक साइड खड़ा हुआ था ना, तो उस इंसान ने तुरंत ही वांग जी के दोनों तरफ अपना हाथ रखा और कहा कि तुम शिजुन फिर से बुली हो रहे थे ना, मैंने मना किया है ना, तुम्हें कोई बुली नहीं कर सकता है। लवांग जी ने एकदम से अपनी पलकों को झपकाया और इस स्टूडेंट की तरफ देखते हुए कहा मैं जानता हूँ मैं बुली नहीं हुआ। तभी उस इंसान ने वांग जी को अपनी तरफ खींचा उसकी वेस्ट से और कहा कि अच्छा लग तो नहीं रहा। वांग जी ने कहा कि दूर हो जाओ। विभूषण ने उसे और भी ज़्यादा अपनी कमर से खींचा, दोनों की चेस्ट एक दूसरे से टकराई और विभूषण ने उसे पकड़ के कहा कि अगर कोई तुम्हें ऐसे बुली करे तो क्या करोगे। वांग जी ने कहा कि मैं क्या करूँगा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। विभूषण ने उसे और नज़दीक लाते हुए कहा फिर कैसे उस पर अटैक करोगे। लवांग जी तो विभूषण के डोमिनेंट फेरोमोन से ही और भी ज़्यादा पगलाया जा रहा था। तभी 7th फ्लोर आया और विभूषण ने लवांग जी को एकदम ऐसे छोड़ दिया जैसे जानता ही ना हो और तुरंत से वहाँ से निकल गया। लवांग जी की सांसें एकदम तेज़ हो गई थी। ये कितना बदतमीज स्टूडेंट है और उसे बुली कर रहा है। उसे ऐसा लगा जैसे अभी उसे किसी ने बुली कर दिया। वो अब थोड़ा सा गुस्से में आगे जाने लगा। वो अपनी क्लास में पहुंचा। उसने देखा कि क्लास के बच्चे सारे उसे घुर घुर के देख रहे हैं। आज भी कोई मस्ती की होगी, इसलिए उसने पहले जांचा, ढंग से सारी चीज़ें देखी और फिर पहले तो उसने अपने फोल्डर्स को देखा जो भी उसने पेन ड्राइव लगाई थी और फिर बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। लेकिन एक इंसान की आंखें तो उसे तड़ तड़ करके ताड़ रही हैं और वो कोई और नहीं बल्कि विभूषण है। लवांग जी की दिल की सांसें तब तेज़ हो जाती थी जब उसे विभूषण की तरफ देखकर पढ़ाना होता था। विभूषण उसे देखकर नॉन स्टॉप स्मिक कर रहा था। लवांग जी की दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती थी कि ये शख्स उसे नज़रों से बुली कर रहा है। और फिर लवांग जी ने जब पढ़ाया तो उसके बाद पूछा किसी को कोई क्वेश्चन है। आज हुआंग लिंग जिहाओ कुछ भी नहीं बोल रही थी। विभूषण ने एकदम से अपना हाथ खड़ा किया और पूछा कि यस मुझे कुछ क्वेश्चन पूछने हैं, क्या मैं आगे आ सकता हूँ।
वांगची ने कहा हाँ बिल्कुल। यहाँ पर विभूषण लवांगची के पास गया पोडियम पर और उससे कुछ प्रश्न पूछने लगा और फिर उसने कहा कि रुकिए मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। फिर वो लवांगची के पीछे आकर खड़ा हुआ। लवांगची जो कि अपने लैपटॉप में टाइप कर रहा था, उसने लवांगची की उंगलियों को अपनी उंगलियों से पकड़ा और टाइप करते हुए कहा सर ये देखिए, ये हमें सर्च करना चाहिए और ये वाली चीज़ ये आपने आज बताई नहीं। मैं चाहता हूँ कि आप अगली चीज़ में ये भी बताएं। और तो और आपने डिमांड एंड सप्लाई के बारे में बोला था ना, तो मैं जानना चाहता हूँ कि डिमांड और सप्लाई जब दोनों ही काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाएं तो किस तरह से रिसेशन आ सकता है या फिर किस तरह से प्रोडक्ट की डिमांड गिर सकती है। मुझे सबके बारे में जानना है, इन्फ्लेशन, रिसेशन और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। वो जानबूझकर लवांगची के हाथों को इतने सॉफ्ट तरीके से दबा रहा था कि लवांगची की सांसें फूल रही थी, उसके बॉडी के अंदर रक्त का संचारण बढ़ रहा था और उसके दिल की धड़कनें धक धक करते हुए तेज हो रही थी, गूज़बम्प्स आ रहे थे और तो और पता नहीं क्यों उसके ओमेगा फेरोमोन्स रिलीज़ हो रहे थे। यहाँ पर लवांगची की नाक पे हल्का सा रखते हुए कहता है सर लगता है कुछ लग गया, और वो जानबूझकर अपने हैंकी से लवांगची की नोज़ को रब करता है और फिर कहता है यू आर वेरी ब्यूटिफुल माई डियर शिजुन। ऐसे वो लवांगची के कान में कहता है और फिर पीछे हट जाता है और उसे आँख मारकर सीधा अपनी सीट पे जाकर बिल्कुल एक इनोसेंट स्टूडेंट की तरह बैठ गया था। लवांगची की दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हो गई थी, बहुत ज़्यादा तेज़, और वो पूरी क्लास ओवर होने के बाद अपना सामान समेटता है और फिर से अपनी कैबिन की तरफ जाता है। आज तो उसके माथे पे पसीना था, उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल तो एक्सप्लोड हो जाएगा, पर नहीं। वो खुद को काम डाउन करता है और रूम में आता है, सिर पकड़ के बैठ जाता है। वो तो पानी भी पीता है, उसे इतनी घबराहट हो रही थी। फिर वो अपने बाकी के लेक्चर लेता है और फिर से वो देखता है कि आज किसी ने उसका लंच फिर से ख़राब कर दिया था। लवांगची का दिल टूट गया था कि आखिर उसे बच्चे बुली क्यों करते हैं, और बच्चे जो उनके फेवरेट टीचर होते थे ना, जो कि एलिट क्लास से ही बिलोंग करते थे, उन्हें बहुत सारे बुके भेजते थे। लवांगची को कोई बुके नहीं भेजता था, किसी ने लवांगची की कभी कोई तारीफ़ भी नहीं की थी और नोट्स भी नहीं भेजे थे। लवांगची बेचारा चुपचाप फिर से मेस में जाके खड़ा हो गया था। लेकिन अभी लवांगची उस बड़ी सी लाइन में लगने ही वाला था कि किसी ने फिर से उसका हाथ पकड़ा और उसे पकड़कर अपने VIP जोन में ले गया था। और यहाँ पर उसने बहुत सारी डिशेस, जैसे कि पहले उन्हें एक वाटरमेलन का रिफ्रेशिंग जूस पीने को मिला, लवांगची का वो फेवरेट था। और फिर जो खाना वहाँ आता रहा ना टेबल पर, वो सब लवांगची का फेवरेट था। लवांगची हैरान था कि आखिर उसका फेवरेट चीज़ें आज शेफ़ क्यों बना रहा है। उसने सारी चीज़ें खाई, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। और जब वो डेजर्ट खा रहा था ना, डेजर्ट खाते हुए उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके पैर पे पैर रखा है और उसकी सांसें तेज हो गई। उसने विभूषण की तरफ देखा तो विभूषण उसकी तरफ आँख मारता है और अपने लिप्स को लिक करता है। लवांगची डर गया। तभी विभूषण ने उसके एक हाथ को पकड़ा और टाइटली पकड़ते हुए बोला कि शिजन, अब आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूं ना आपके साथ। लवांगची की तो दिल की धड़कनें और भी ज़्यादा बढ़ गई। तभी उस व्यक्ति ने लवांगची के कान के पास उसके बालों को पीछे करते हुए कहा, शिजन, आप सुन भी रहे हैं मेरी बातों को? रिस्पॉन्स तो कीजिए ना। लवांगची ने कहा, तुम मुझे बुली कर रहे हो। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपको बुली नहीं कर रहा हूँ शिजन, मैं बस आपको बता रहा हूँ यू आर वेरी स्पेशल फॉर मी, यू आर माई लवली शिजुन। और वो जानबूझकर ऐसे बोलते हुए सडक्टिवली लवांगची के कान के पीछे उसके बालों को करता है, जिसकी वजह से लवांगची के पूरे शरीर में गूज़बम्प्स आ जाते हैं। ये इंसान बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि उसके कमज़ोर वीक पॉइंट्स को कैसे टच करना है और उसे स्टिमुलेट करना है। लवांगची की पूरी बॉडी पे गूज़बम्प्स थे, उसके ओमेगा फेरोमोन्स भी अपने आप स्वीट वाले रिलीज़ हो रहे थे। वो डर रहा था कि ये आदमी एक नंबर का ना बुली है जो उसे बुली कर रहा है। लवांगची ने आज दिन तक किसी अल्फा के लिए वो महसूस ही नहीं किया जो ये इंसान उसे महसूस करने पर मजबूर कर रहा है। लवांगची ने हल्के से अपने लिप्स को काटा। तभी उस शख्स ने कहा, डोंट, अपने लिप्स को खुद से मत काटो, इन पे सिर्फ मेरा हक है। लवांगची की तो हाथ से स्पून ही गिर गई और उसने कहा कि क्या बोला तुमने?
उसने तुरंत ही लवांग जी के हाथ को अपने हाथ में लिया और लवांग जी के फिंगर्स की पीछे की साइड को किस करते हुए बोला कि तुम पर सिर्फ मेरा हक है और तुम यूँ बाइट नहीं कर सकते। हाँ, इन होठों पर तो सिर्फ मेरी दी हुई बाइट्स ही अच्छी लगेंगी। लवांग जी का तो पूरा का पूरा सिस्टम हिल गया था। ये क्या है? उसका स्टूडेंट उस पे ही फ्लर्ट कर रहा है। ओह माय गॉड। लवांग जी ने तुरंत ही अपना हाथ पीछे किया और पैरों को भी। विभूषण हल्का सा मुस्कुराया और फिर खाना खाने लगा। उसके बाद वो लोग अपनी अपनी क्लासेस के लिए निकल गए थे। लवांग जी के दिल की धड़कनें तो इतनी तेज़ थी, आज उसका कहीं भी पढ़ाने में मन नहीं लग रहा था, हालांकि उसे पढ़ाना बहुत पसंद था। फिर दोनों के दोनों दोबारा से, जैसे कि पहले भी मैंने बताया कि पूरा रोड टूटा हुआ था, उसका बस स्टैंड भी टूटा हुआ था, तो आज वो व्यक्ति फिर से बाइक लेकर आया। लवांग जी ने कहा कि मुझे नहीं जाना। लवांग जी आगे आगे चल रहा था कि तभी उस इंसान ने हाथ पकड़ते हुए कहा कि आज कहीं भी बस नहीं आएगी। लवांग जी ने कहा ऐसे कैसे नहीं आएगी? विभूषण ने स्मित करते हुए कहा कि नहीं आएगी तो नहीं आएगी, अगर एक स्टैंड टूट सकता है तो दूसरा भी तो टूट सकता है, और फिर आपको यहाँ से लगभग 4 से 5 किलोमीटर चलना होगा, चल पाओगे? लवांग जी पहले तो गुस्से में कह देता है हाँ, लेकिन फिर उसे रियलाइज़ होता है कि तभी विंग फिर से उसके पास बाइक लाता है और कहता है कि बैठ जाओ। लवांग जी अब वैसे भी थका हुआ था तो चुपचाप बाइक पर बैठता है, पर विंग आज तो मजे लेने के मूड में था। वो जानबूझकर ऐसे बाइक चला रहा था जिसकी वजह से वांग जी उसे टाइट पकड़े हुए था। विंग बाइक तो ठीक चला रहा था पर जानबूझकर हल्का फुल्का स्टंट करता, जिससे लवांग जी डर कर उसे और करीब से पकड़ लेता। लवांग जी की चेस्ट उसकी पीठ से रगड़ती और वो हल्के से स्मिक करता। उसने कहा कि वाह नाइस, तुम्हारी बॉडी काफ़ी ज़्यादा वार्म है, तुम्हारी बॉडी बहुत ही ज़्यादा क्यूट है और गर्माहट वाली है। लवांग जी कहता शेमलेस, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती ना, बेशर्म कहीं के, तुम बहुत बड़े बुली हो। लेकिन विभूषण के कान पे जू भी नहीं रेंगती थी, वो बस मुस्कुराता। उसे लवांग जी के साथ ऐसे फ़न करने में बहुत मज़ा आ रहा था और ये हल्की फुल्की नोकझोंक में उन्हें पता भी नहीं चला। लवांग जी का घर आ गया था, लवांग जी उधर से उतर गया था और विंग वापस से अपनी गाड़ी को मोड़ता है, लवांग जी को एक फ्लाइंग किस देता है और चला जाता है। लवांग जी के दिल की धड़कनें तेज़ तो थी ही, पर आज वो मुस्कुराते हुए घर आ रहा था। हमेशा की तरह शक्ल लटकी हुई, बिल्कुल डिप्रेस्ड ऐसे घर नहीं आ रहा था, बल्कि एक स्माइल थी उसके चेहरे पे, एक वार्मथ वाली स्माइल, एक क्यूट सी स्माइल, एक नॉटी स्माइल। वो ऐसे ही घर आता है। ऐसे ही विभूषण हर दिन उसे सताने लगा, उसे छेड़ने लगा, उसके साथ मस्ती करने लगा। लवांग जी को पहले ये चीज़ें तो बड़ी अनोइंग लगती थी, लेकिन धीरे धीरे उसे चीज़ें अच्छी लगने लगी, उसे सब कुछ बहुत प्यारा लगने लगा। वांग जी को अब कोई बुली करे, जज करे, उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता था। उसकी निगाहें विंग को धीरे धीरे ढूंढने लग गई थी, क्योंकि शायद उसे विंग के साथ कॉन्फिडेंस महसूस होने लगा था। वो शख्स हमेशा जब भी कोई उसे नीचा दिखाता, उसके सामने उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में बहुत मदद करता, और इसलिए लवांग जी को ये चीज़ अच्छी लगने लगी थी। इतने सालों में कोई है जो उसके लिए भी है। अब जैसे ही उन सभी की क्लास शुरू हुए, लगभग 1 से 1.5 महीना बीत चुका था ना, तब उनकी फ्रेशर्स अनाउंसमेंट होती है और यहाँ पर सभी लोग फ्रेशर की तैयारी करते हैं, जहाँ पर बॉल डांस भी होने वाला था और सभी को अपने अपने लिए एक एक पार्टनर चुनना था। सभी ने अपने लिए क्लास में से ही किसी न किसी को चुना, और जैसे कि अल्फ़ा की तादाद यहाँ पर ज़्यादा थी तो ऑलमोस्ट मोस्टली अल्फ़ास ने यहाँ पर अपने अपने लिए ओमेगा पार्टनर्स को अप्रोच कर दिया था। अभी तक सिर्फ एक इंसान था जिसको बहुत सारे लोगों ने अप्रोच किया था, लेकिन उसने अभी तक किसी को रिप्लाई नहीं किया। लेकिन अचानक से आज जब लवांग जी अपने कैबिन में गया तो उसने देखा कि उसके कैबिन में उसकी सीट के ऊपर एक बहुत बड़ा रोज़ का इतना बड़ा बुके रखा हुआ है, और उसके साथ में ही एक चॉकलेट का काफ़ी बड़ा बुके रखा हुआ है, और उसके साथ दोनों में ही एक बहुत बड़े बड़े लेटर हैं। एक में तो लवांग जी की तारीफ़ की गई है, वो कितना अच्छा है, प्यारा है, ये है, वो है। और जब वो रोज़ वाला देखता है तो वहाँ पर उससे किसी ने अपने साथ बॉल डांस के लिए पूछा गया था। लवांग जी यहाँ पर जब उसका नाम देखता है ना, वो शॉक था। वो कोई और नहीं बल्कि विभूषण था। लवांग जी तुरंत ही बंद कर देता है। तभी वो देखता है कि पास के ही एक टेबल पर यहाँ पर कुछ चीज़ पड़ी है। वो एक गिफ्ट बॉक्स में को खोलता है, उस पर रिबन लगा हुआ था। उसने जैसे ही खोला और उसके बाद
वो एक बहुत बड़ा बॉक्स टाइप में था वेलवेट का। जैसे ही उसने उसे सीधा खोला, उसने देखा कि उसके अंदर एक ड्रेस पड़ी हुई है। वो बॉल डांस के लिए ड्रेस थी। उसके साथ 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 एक और बॉक्स था जिसे खोलने पर उसके अंदर शूज़ थे और लवांग जी ब्लश करने लगता है। और यहाँ पे लिखा हुआ था कि ये ड्रेस उसके लिए स्पेशली डिज़ाइन की गई है और विभूषण द्वारा भेजी गई है। जिसके बाद उसके चेहरे पे बहुत ज़्यादा ब्लश आ गया था। और फिर वो अपने फ़ोन के अंदर एक टेक्स्ट देखता है जिसमें उसे विभूषण ने कहा था कि शेजन, क्या आपको मेरे दिए गए प्रपोज़ल एक्सेप्टेड है? क्योंकि मैंने सोचा कि सिर्फ पूछना ठीक नहीं रहेगा। आप मेरे शेजन हैं तो कर्टेसी के साथ आपको रोजेस, चॉकलेट्स और तो और ड्रेसेस भी भेजनी चाहिए, क्योंकि आई नो अब मुझे मना नहीं करेंगे। और हाँ, अगर आप रेडी हैं तो तभी मुझे रिप्लाई कीजिएगा, और अगर नहीं है ना तभी आपको रेडी होना ही पड़ेगा। और उसने ऐसे आँख मारने वाला इमोजी डाला हुआ था। लवांग जी ब्लश करने लगता है और फिर उन सारे गिफ्ट्स को संभाल कर रख लेता है और वो उन फूलों को देखकर उनकी खुशबू भी सूंघता है। उसके तो मन में बहुत सारा गिटार बज रहा था। उसके मन बहुत ज़्यादा उत्सुक था। और फिर फ्रेशर पार्टी का दिन भी आता है जहाँ पर विभूषण 3-piece सूट अटायर में बहुत ज़्यादा ग्लैमरस, हॉट और एकदम मेस्मराइज लग रहा था। उसने अपनी इतनी बड़ी लिमोजिन जैसी गाड़ी को बुक भी किया था और फिर वो सीधा उस गाड़ी को लेकर लवांग जी के घर के बाहर आ गया था। लवांग जी ने भी विभूषण के द्वारा दी गई ड्रेसेस को पहना हुआ था, कफलिंग्स को लगाया हुआ था, शूज़ पहने हुए थे और तो और उसकी ड्रेस में जो एसेसरीज थी वो भी लगाई हुई थी। दोनों की ही जो ड्रेस थी ना वो बिल्कुल मैचिंग की थी, क्रीम कलर की, और दोनों ही बहुत ज़्यादा हॉट लग रहे थे। क्रीम विद वाइट का मिक्सचर उन दोनों के लिए गजब लग रहा था। और फिर लवांग जी को विभूषण अपनी इतनी बड़ी लेमो से उतरकर सीधा हाथ देता है। दोनों अब अपनी अपनी मतलब विभूषण वाली गाड़ी में बैठते हैं जो कि अंदर से बहुत ज़्यादा लग्जूरियस थी। उसकी सीट्स काफ़ी अलग थी और वहाँ पर शैम्पेन की बॉटल भी पड़ी हुई थी। विभूषण ने उस शैम्पेन की बॉटल को खोला और शैम्पेन के ग्लासेस में डाला। लवांग जी को भी दिया, एक खुद भी लिया और चीयर्स करते हुए पीने लगा। लवांग जी बहुत हॉट लग रहा था और विभूषण भी। दोनों एक दूसरे को देख भी रहे थे, चेकआउट भी कर रहे थे। फिर विभूषण ने लवांग जी को अपने पास बैठने का इशारा किया। लवांग जी पहले शर्मा रहा था, फिर उसके पास बैठा। दोनों ने अपने जो बाजुएं थी उन्हें इंटरवाइन करके एक दूसरे के सामने ही शराब पी, यानी कि वाइन पी। उसके बाद उसे साइड रख दिया, शैम्पेन को साइड रखने के बाद ग्लासेस को विभूषण ने लवांग जी के हाथों को अपने हाथ में लिया, उसके हाथों को किस किया और फिर लवांग जी की तरफ देखने लगा। लवांग जी भी उसे एकटक देख रहा था। यहाँ पर उसने लवांग जी के पता नहीं क्यों करीब जाते हुए अचानक से लिप्स को कैप्चर कर लिया और दोनों गहरी सांस लेने के बाद एक दूसरे को धीमे धीमे किस करने लगे और फिर वो किस एकदम वाइल्ड हो गया था, एकदम नॉटी हो गया था। दोनों ने ही एक दूसरे को जब तक उनकी सांस भारी नहीं हो जाती चुंबन किया, जो कि बहुत ज़्यादा पैशनेट था। अब दोनों अपने पूरी जर्नी में ना एक दूसरे के लिप्स को किस करते रहे, बाइट करते रहे, यहाँ तक कि विभूषण ने लवांग जी को अपनी गोद में बैठाया और काफ़ी देर तक उसके लिप्स को किस करता रहा। जिसके बाद जब वो लोग पार्टी हॉल, यानी कि उनकी जहाँ बॉल पार्टी होने वाली थी, फ्रेशर पार्टी, उस जगह उस वेन्यू में पहुँचे जो कि एक बहुत बड़ा क्लब था। तो यहाँ पर विभूषण ने लवांग जी को हाथ दिया। दोनों ने उससे पहले ही थोड़ा टचअप कर लिया था और दोनों अब एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर रेड कारपेट पे चलते हुए उस क्लब के अंदर गए, जहाँ पर उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छे से भव्य स्वागत मिला था, क्योंकि विभूषण कोई और नहीं था बल्कि वीचांगसे का बेटा था, टीन का बेटा। और फिर दोनों एंट्री लेते हैं। यहाँ पर सभी लोग पहले एकत्रित होते हैं, सभी लोगों को बहुत अच्छे से वेलकम मिलता है, चेहरे पर मास्क पहनना पड़ता है और उसके बाद अब वो लोग मोस्टली कपल्स हाथ में हाथ डालकर बैठे हुए थे। उनकी सीट्स असाइन थी क्योंकि सभी ने अपने अपने पार्टनर्स के नाम लिख दिए थे। सिंगल बंदे वहाँ अलाउड ही नहीं थे, सिर्फ वही आ सकते थे जिनको पार्टनर्स मिला है। और मोस्टली लोगों ने
जो लोग खाली थे, यानी कि जो ज़्यादा मात्रा में अल्फ़ा थे, वो बीटास के साथ आ गए थे। जो बेचारे बीटा बच गए थे वो बाकी के ओमेगास के साथ आ गए थे। तो ऑलमोस्ट वहाँ पर सारे ही कपल के रूप में आए हुए थे। लवांगची और विभूषण भी VIP जोन में बैठे हुए थे। वहाँ पर एक दो कपल और भी थे जो कि काफ़ी अच्छे हाई रिच सोसाइटी से बिलोंग करते हैं और जिन्हें बुलिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ऑलरेडी वो इन सब चीज़ों में इतना बॉदर नहीं करते। उनका फर्स्ट गोल होता है या तो उनका लव पार्टनर और ईदर उनका बिजनेस। यहाँ पर वो लोग आराम से उस जोन में बैठे हुए थे। फिर अनाउंसमेंट होती है बॉल डांसिंग की। यहाँ पर सभी लोग अब धीमे धीमे करके पूरे फ्लोर पर आ गए थे। चेयर्स को साइड कर दिया गया था और पूरी जगह सभी को डांस करने के लिए मिल गई थी। पहले तो एक सॉफ्ट सा म्यूज़िक चलता है और उसके बाद एक रॉक सा म्यूज़िक चलता है, जिसमें सारे लोग उछल उछल के डांस करते हैं, एक दूसरे की बाहों में आते हैं, जोश से भरे हुए डांस करते हैं। और फिर एकदम से हल्ले वाला गाना चलता है जिसमें सारे के सारे हूटिंग करते हैं। और फिर एकदम से ही बहुत स्लो रोमांटिक सॉन्ग चलता है जहाँ पर सारे कपल्स डांस करते हैं, कोई किस करता है और तो और कहीं लोग उस डांस में खो ही जाते हैं। बहुत स्लो, सेक्सी, प्यारा, क्यूट ऐसा ही एक गाना था। मतलब मोस्टली वहाँ पर रिदम चल रही थी और ट्यून्स चल रही थी, इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग चल रहे थे, जिसे लवांगची और विभूषण एंजॉय कर रहे थे और दोनों बेखौफ होकर एक दूसरे को किस भी कर रहे थे। फिर यहाँ पर कंपटीशन होता है कि जो कपल बेस्ट है उन्हें 2-3 टास्क करने होंगे। जैसे कि अगर अल्फ़ा अपने ओमेगा को पसंद करता है तो उसे ओमेगा को अपनी गोद में लेकर काफ़ी देर तक खड़ा होना होगा। इसमें विभूषण पार्ट लेता है। लवांगची उसकी गोद में आ तो जाता है, जिसे विभूषण ने बाहों से उठाया हुआ था, लेकिन दोनों के जब इसी पोजीशन में प्राइवेट पार्ट टच होते हैं ना, तो उन दोनों की बॉडी में एक अजीब सा सेंसेशन आ जाता है। दोनों को गूज़बम्प्स आ जाते हैं और ये चीज़ उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अनकंट्रोलेबल थी, क्योंकि उनको एक दूसरे के इतने नज़दीक एक दूसरे के फेरोमोन्स डोमिनेट करते हुए और भी ज़्यादा बुली कर रहे थे। लवांगची ने विभूषण से कहा, मुझे थोड़ा ऊपर कर लो ना, मैं अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ। लेकिन विभूषण ने जानबूझकर कहा कि मैं भी तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हूँ, थोड़ा सा बेयर कर लो ना। और वैसे भी जो मेरी कठोरता तुम्हें चुभ रही है ना, उसका कारण तुम ही हो। आखिर तुम इतने क्यूट लगते हो कि मैं बहक जाता हूँ। लवांगची ने कहा, शेमलेस, तुम बहुत ही ज़्यादा बेशरम हो। विभूषण ने उसके कान में कहा, पर तुम्हारे लिए शिजुन, आई लव माई शिजुन, मैं तो तुम्हें खा जाना चाहता हूँ। ये सुनते ही लवांगची के चीक्स तो और भी ज़्यादा रेड हो गए थे। अब बाकी के लोग थक गए थे, इसलिए उन्होंने अपने अपने ओमेगा को लेकर, कोई गिर गया था तो कोई ओमेगा को उतार चुका था। लवांगची और विभूषण जीत गए। फिर उसके बाद सेकेंड राउंड हुआ। सेकेंड राउंड में कुछ नहीं, बस उन्हें अपने ओमेगा को अपनी पीठ पे बैठा के पुशअप करने थे। और लवांगची और जो हमारा विभूषण थे, उन्होंने, विभूषण की स्ट्रेंथ तो बहुत ज़्यादा हाई थी, इसलिए उसने आराम से पुशअप कर लिए थे। लेकिन जो दूसरा वाला पर्सन था ना, वो तो 6 पुशअप के बाद ही धुस हो गया था। इसलिए ये अचानक से विभूषण और लवांगची ये पूरा कंटेस्ट जीत गए थे और विभूषण को मिस्टर फ्रेशर का एक टैग मिल गया था। और मिस फ्रेशर के जो कंपटीशन थे उसमें जो वो दूसरा पर्सन था ना, उसे मिला था, क्योंकि वो लड़की स्टूडेंट थी और ये सिर्फ टैग स्टूडेंट को ही मिल सकता था। लवांगची को यहाँ पर विभूषण ने एक अलग से क्राउन पहनाया, फ्रेशर शिजुन का। और यहाँ पर लवांगची को भी बुके मिला। लवांगची बहुत खुश था। विभूषण ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। यहाँ पर विभूषण और लवांगची दोनों काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड लग रहे थे कि तभी यहाँ पर उन्होंने कहा कि एक गेम और है, आप लोगों को आपका लक ट्राई करना होगा। यहाँ पर वो बाउल लेकर आती है और कहती है कि इस बाउल में जो भी चिट आप निकलेगी ना, उसी तरीके से आपको वो हमारे सामने करके दिखाना होगा। लवांगची और विभूषण मन में सोचते हैं कि कुछ पचकाना ही होगा। तो विभूषण ने लवांगची को कहा, जो तुम निकालोगे यहाँ पर वही होगा। और यहाँ पर जैसे ही लवांगची ने बड़ी एक्साइटेड होकर चिट निकाली ना, और जैसे ही उस चिट को खोला, लवांगची का मुंह खुला का खुला ही रह गया था। ये क्या लिखा है चिट पर? चिट पर अल्फ़ा और ओमेगा की कंपैटिबिलिटी की जांच होने वाली थी। और वो कैसे होती?
उसमें उपाय लिखा हुआ था कि अल्फ़ा और ओमेगा को काफ़ी देर तक एक ही चॉकलेट को एक सिरे से ओमेगा खाएगा, दूसरे सिरे से अल्फ़ा खाएगा, और जब तक वो पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो जाती तब तक दोनों को खाते रहना होगा और किस करते रहना होगा। ये सुनते ही लवांगची तो डर गया। लवांगची और विभूषण दोनों एक एक सिरे से सबके सामने चॉकलेट खा रहे थे। हालांकि उन्होंने पहले भी किस कर दिया था, पर ये कुछ ज़्यादा ही सेडक्टिव था, क्योंकि लवांगची को विभूषण की गोद में बैठकर ये एक्टिविटी करनी थी, जिसकी वजह से उसे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा था। लेकिन विभूषण बहुत ज़्यादा पावर था, उसने उसे जानबूझकर उसके नितंबर से पकड़ा हुआ था, यानी कि हिप से, और जानबूझकर दोनों के पार्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आते ही कठोर हो गए थे। इसलिए लवांगची की तो आंखें मदहोश हो रही थी और वो आसना में लिप्त। यहाँ पर लवांगची को विभूषण ने अपनी जांघों पर बड़े अच्छे से होल्ड कर रखा था, और फिर दोनों के दोनों सभी के सामने उस चॉकलेट को खाते हैं, धीमे 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 धीमे। लेकिन विभूषण तुरंत ही बड़ा सा बाइट लेकर उस चॉकलेट के सीधा कॉर्नर पे आकर लवांगची के लिप्स को कैप्चर कर लेता है। और जब तक दोनों अच्छे से चॉकलेट खा नहीं लेते, इसी पोजीशन में बैठे हुए दोनों किस कर रहे थे, और सभी लोगों की दिल की धड़कनें भरी हुई थी। लवांगची को विभूषण ने किस करते हुए एकदम मैसी कर दिया था, और तो और उसके लिप्स पे भी बाइट दे रहा था, और कभी कुछ। लवांगची तो और भी ज़्यादा मदहोश हो रहा था। लवांगची को एकदम से ऐसा लगा जैसे उसकी हीट ट्रिगर हो गई हो। ये अल्फ़ा स्टूडेंट ना बहुत बड़ा बुली है, और ऐसा था भी क्योंकि वो जानबूझकर उसे बुली कर रहा था। और अब धीमे धीमे उन दोनों की चॉकलेट ख़त्म हो गई थी। दोनों अब एक दूसरे से अलग भी हो गए थे, लेकिन लवांगची को अपनी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा हॉट फील हो रहा था, इतना ज़्यादा कि उसकी उत्तेजना बढ़ रही थी। उसकी एक्साइटमेंट और भी ज़्यादा तीव्र गति से बढ़ती जा रही थी, जिसकी वजह से उसे अपनी बॉडी के अंदर गर्माहट महसूस हो रही थी। ये गर्माहट कोई छोटी मोटी नहीं थी, बिल्कुल ओमेगा हीट वाली थी। उसका रोम रोम तड़प रहा था अपनी अल्फ़ा को पाने के लिए, और ऐसा ही हाल विभूषण का भी था। वो अपने ओमेगा को अपना बनाना चाहता था, इसलिए वह उस क्लब से लवांगची को लेकर निकल गया। विभूषण पहले से ही अपनी एक गाड़ी लेकर आया था, लेमो गाड़ी उसके पास थी, जिसे आगे से उसने बंद करवा दिया था, और अब पीछे का पोर्शन उन दोनों के पास था, जिसकी सीट्स आगे चल के बेड में भी बदल सकती थी। आराम से दोनों पीछे कोजी होकर लेट भी सकते थे, और उस गाड़ी के अंदर का माहौल भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था। वहाँ पर अच्छी खूबसूरत गुलाबी रंग की लाइट्स लगी हुई थी, और तो और एक अच्छा खासा स्पेस था। दोनों गाड़ी में अंदर जाने के बाद तुरंत ही लेट गए थे, और फिर यहाँ पर लवांगची को विभूषण निहार रहा था, उसकी खूबसूरत आँखों को, खूबसूरत चेहरे को, और अपनी फिंगर से और लवांगची के माथे से होता हुआ उसकी नोज़, उसके लिप्स, सब पर अपने हाथों को फहरा रहा था। उसकी आंखें और भी ज़्यादा नशीली हो रही थी। फिर उसने अपने हाथ को लवांगची की शर्ट पर लेकर गया, उसके एक बटन को खोला, और फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, और लवांगची के जो कोट था ना, फिर उसके बटन्स को भी खोल दिया। लवांगची की जो शर्ट अंदर टक इन हुई थी उसे भी बाहर निकाल दिया, और फिर लवांगची की शर्ट को सामने से पूरा खोल दिया। फिर उसने धीमे धीमे एक एक गति से लवांगची के ठोड़ी को किस किया, यानी कि चिन को, और फिर नीचे आते आते उसके एडम्स एप्पल को किस किया। फिर हल्का नीचे जाते ही उसने लवांगची के ब्रॉड शोल्डर्स को किस किया, और फिर हल्का से नीचे आते ही उसके निप्पल को भी धीमे धीमे किस किया, जिसकी वजह से ओमेगा की बॉडी में स्टिमुलेशन बढ़ रही थी, और उसकी बॉडी चिकनाहट प्रोड्यूस कर रही थी। उसकी बॉडी में वो सारे चेंजेस हो रहे थे जो एक ओमेगा को ईगर बना रहे थे। उसी तरीके से विभूषण भी उसे सड्यूस करने की कोई भी मौका नहीं छोड़ रहा था, और नॉटी हो रहा था। धीमे धीमे उसने लवांगची के बेली बटन को भी किस करना शुरू कर दिया। लवांगची की मॉर्निंग की आवाज़ें पूरी जगह पर गूंज रही थी, ऐसे जैसे बस आज की ही रात है, बस आज की रात वो अपने अल्फ़ा को बहुत ज़्यादा अपने करीब रखना चाहता है, पाना चाहता है, बस
उसे अपनी बाहों में रखना चाहता है, बिल्कुल ऐसी ही थी। और फिर अपने टीथ का इस्तेमाल करते हुए विवोशन ने लवांगची के पहले तो हाथों के इस्तेमाल से बेल्ट खोला, फिर टीथ के इस्तेमाल से उसने उसका बटन खोला और उसकी चेन को भी सरका दिया। फिर उसने एक ही झटके में उसके पूरे ट्राउज़र को उसकी टांगों से हटा दिया। लवांगची को शर्म आ रही थी, उसने अपने पार्ट्स को अपने हाथों से ढकने की कोशिश की, लेकिन लवांगची ने ऐसा कर भी पाए। विवोशन ने तुरंत ही उसके पैरों को और भी ज़्यादा वाइड कर दिया था, जिसकी वजह से लवांगची को और भी ज़्यादा शर्म आ रही थी, क्योंकि उसके बॉटम जगह से चिकनाहट निकल रही थी। इसका मतलब वो तैयार था, ना चाहते हुए भी। अभी तक उसे अल्फ़ा ने तैयार भी नहीं किया, लेकिन उसकी बॉडी ऐसी थी कि वो खुद से खुद को तैयार कर रही थी। लवांगची को ऐसे देखते ही तुरंत ही उसकी जो थाइस थी उस पर धीमे धीमे से विवोशन ने छोटे छोटे बेबी किस करने शुरू किए, उसकी लेग को किस करना शुरू किया और फिर उसकी कठोरता को हल्का हल्का किस करना शुरू किया। फिर उसे धीमे से बिल्कुल आइसक्रीम की तरह ही प्यार करने लगा, जिसकी वजह से लवांगची की माइनिंग पूरी की पूरी गाड़ी के अंदर गूंज रही थी। तभी विवोशन ने ड्राइवर को गाना चलाने के लिए कह दिया था, जिसकी वजह से लवांगची की मॉर्निंग पे उसका ध्यान नहीं जाएगा। इसलिए ड्राइवर तो गाना सुन रहा था और लवांगची कर हराने की बहुत ज़्यादा तेज़ी से आवाज़ें निकाल रहा था। विंग ने पहले उसे बहुत अच्छे तरीके से प्यार किया, किसेस किए, अच्छे से प्यार से उसे प्रिपेयर किया। फिर उसने अपने 2 फिंगर का इस्तेमाल किया लवांगची की बॉडी को, उसके बॉटम जगह को तैयार करने के लिए, जिसकी वजह से लवांगची की बॉडी जो पहले ही इतनी ज़्यादा चिकनाहट प्रोड्यूस कर चुकी थी वो और भी ज़्यादा कर देती है। यहाँ तक कि विवोशन दोनों तरीके से उसे स्टिमुलेट कर रहा था, चुंबन हल्के हल्के उसकी कठोरता को देते हुए भी और अपनी 2 उंगलियों से उसे तैयार करते हुए भी, जिसकी वजह से लवांगची इतना उत्तेजित हो जाता है, इतना ज़्यादा कि वो विवोशन के खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। विवोशन भी जब महसूस करता है कि लवांगची ने अपना पदार्थ उसके मुंह में ही निकाल दिया, वो तुरंत ही यहाँ पर उसे गल्प कर जाता है और उसके बाद लवांगची की मोटी मोटी आंखों में देखने लगता है। फिर वो अपने भी कपड़े के करके खोलता है, डैशिंग तरीके से अपने पहले तो सूट को उतारता है, फिर अपनी शर्ट्स को खोलता है और उसके बाद अपनी बेल्ट निकालने के बाद उसने अपनी बेल्ट से लवांगची के हाथों को प्यार से उसके सिर के ऊपर पिन करते हुए बांध दिया था और फिर उसने अपने ट्राउज़र को खोलकर एक साइड फेंक दिया। फिर उसने लवांगची की पैरों को अपने कंधों पर रख लिया और अब धीमे धीमे से अपनी कठोरता को लवांगची की बॉडी पर हल्के हल्के मसाज करते हुए रगड़ते हुए उसने फिर उसे उसकी बॉडी के अंदर धीमे धीमे गति से डालना शुरू किया। लवांगची को दर्द हुआ, उसने चीख मारी, लेकिन विवोशन ने उसे शांत किया और फिर से अपने नितंबों की मूवमेंट करते हुए अपने हिप्स को हिलाते हुए लवांगची को धीमे धीमे करके उसकी वर्जिनिटी ले ली। फिर दोनों के बीच में धीमे धीमे जो रोमांस शुरू हो रहा था वो कब तेज़ी में बदल गया। पीछे की सीट्स हिलने लगी थी और दोनों अब अपनी गतिविधि को पहले तो धीमा धीमा और अब तेज़ गति से चलाने लग गए थे। लवांगची की जो टांगें थी वो अभी भी विवोशन की शोल्डर पर थी और विवोशन आवाज़ें निकालता हुआ सेडक्टिव उसके साथ प्यार कर रहा था, रोमांस कर रहा था, या फिर कहूँ कि अपनी जन्मों की प्यास को मिटा रहा था। दोनों ने इसी तरीके से इस पोजीशन में फर्स्ट राउंड किया। सेकेंड राउंड में विवोशन आराम से उस बैक सीट पर उस बेडशीट पर, जो कि उसकी मतलब बेड सीट थी, उस पर लेट गया था। फिर उसके ऊपर लवांगची आ गया था। लवांगची ने पहले तो विवोशन को हल्के हल्के उसकी कठोरता पर चुंबन देते हुए उसे प्रिपेयर किया और फिर अब उसके ऊपर बैठकर अपने आप को महसूस करने लगा। जब उसके अल्फ़ा की कठोरता उसके अंदर थी, उसे बहुत मज़ा आ रहा था इस पोजीशन में अपने आप को संतुष्ट किया। और फिर उसके बाद दोनों लेट गए थे और फिर जब उन्हें ऐसे लेटे हुए 15 मिनट बीत गए थे ना, तो उसके बाद फिर से लवांगची अब बिस्तर पर अपने घुटनों और हाथ के बल लेट गया था और पीछे आकर विवोशन ने उसके साथ घमासान तरीके से रोमांस करना शुरू कर दिया था। अल्फ़ा और ओमेगा ने
उस रात न जाने पूरी रात अपने रोमांस को और भी ज़्यादा बढ़ाया था, रुक ही नहीं रहे थे। लेकिन फिर जब वांगजी बहुत बुरी तरीके से लगभग 5 राउंड के बाद थक गया था, तो विभूषण और वो बिना कपड़ों के ही बिल्कुल ऐसे ही एक दूसरे को हक करके पीछे सो गए थे और चादर से खुद को संभाल लिया था, कवर कर लिया था। और जब उन लोगों की नींद खुली ना, उन्होंने देखा कि सुबह के लगभग 10 बज चुके थे। फिर विभूषण ने उस गाड़ी को अपने मेंशन ले जाना ठीक समझा, क्योंकि वो लवांगची को इस हालत में छोड़ नहीं सकता था। विभूषण ने तुरंत ही खड़े होकर अपने सारे कपड़े पहने, मतलब गाड़ी में खड़े होने का स्पेस नहीं था, बट बैठकर ही उसने सारे कपड़े पहन लिए थे। फिर उसने लवांगची को उस बेडशीट से बहुत अच्छे से कवर किया था। लवांगची अभी भी इतना थका हुआ था कि उसकी नींद खुल नहीं रही थी। वो टूटी टूटी नींदों में हाँ यूं ही करे जा रहा था। इसलिए विभूषण ने उसे गोदी उठाया और अपने सीधा मेंशन में ले गया। वांगजी को एक चादर में लिपटा हुआ देखकर सभी समझ गए थे कुछ तो गड़बड़ चल रही है। विभूषण के चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल थी। उसके माता पिता ने उसे देखा। उसने बड़े कैजुअल ही अपने माता पिता को ग्रीट किया और फिर वांगजी को अपने रूम में ले गया था। और फिर उसने नहाया धोया, अपने कपड़े चेंज किए, बहुत सिंपल सा आउटफिट पहना जो कि नाइट वेयर होता है, और फिर से आकर वांगची के पास बिस्तर में लेट गया था। फिर उसने वांगची के ऊपर से वो चादर भी हटा दी थी और वांगची को अपने बिस्तर की नई चादर में कवर कर दिया था। उसने वांगची के लोअर पार्ट में भी थोड़ी दवाई लगा दी थी ताकि उसे दर्द कम हो। दोनों के बीच जो पिछली रात घमासान रोमांस हुआ था, यहाँ पर लगभग 12 बजे के आसपास विभूषण और लवांगची दोनों की ही लवांगची की वजह से नींद टूट गई थी। लवांगची ये जगह देखकर हैरान था और पूछ रहा था, हम कहाँ हैं? तभी विभूषण ने कहा, चल हम ना मेरे घर में हैं, इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की शिजुन को कोई ज़रूरत नहीं है। लवांगची ने कहा, मेरे घर वालों को मैं तो घर भी नहीं गया ना, उन्हें अगर पता चला मैं तुम्हारे साथ हो तो? विभूषण ने मुस्कुरा कर कहा, तो? लवांगची ने कहा, तुम पागल हो गए हो, तुम स्टूडेंट हो और मैं तुम्हारा शिजुन हूँ। मैं तुमसे उम्र में, तुम्हें पता भी है कितना बड़ा हूँ, लगभग 5 साल। लवांगची की ये बात सुनकर विभूषण हंसने लगा और बोलने लगा, बस 5 साल और इतनी चिंता कर रहे हो? वैसे मैं ये बता दूँ कि मैंने आपके पेरेंट्स को हमारे रिलेशनशिप के बारे में बता दिया है। लवांगची की तो हालत ही हक्की बक्की रह गई थी। क्या? उसके पेरेंट्स को बता दिया? उसने कहा, तुम पागल हो क्या? मेरे घर वाले कभी भी तुम्हारे लिए नहीं मानेंगे। विभूषण ने कहा, वो मान चुके हैं। वैसे भी आपको पता नहीं है क्या, आपकी लगता है याददाश्त कम है। हमारे पेरेंट्स ने बहुत पहले ही हमारी शादी तय कर दी थी। मुझे आज भी मॉम डैड ने बहुत सारी चीज़ें याद दिलाई हुई हैं। जब मैं पैदा हुआ था ना, तब आप ऑलमोस्ट मुझसे 5 साल बड़े थे। तब आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो और मेरे ग्रैंड पेरेंट्स एक साथ काम किया करते थे। उन्होंने एक साथ ही सारे बिजनेस की शुरुआत की थी। फिर आपके ग्रैंड पेरेंट अलग हो गए थे और हमारे ग्रैंड पेरेंट अलग हो गए थे। उन्होंने चाहा था कि जो उनके बच्चों की जनरेशन हो वो आपस में शादी करे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे पिता के सारे भाई ही भाई थे, कोई बेटी थी ही नहीं। और आपके पिता को, मतलब आपके दादा के भी घर में सिर्फ एक बेटा हुआ था जो कि आपके पिता थे। इसलिए बहुत अफसोस की बात यह है कि शादी हो नहीं पाई। कोई ओमेगा ही नहीं था हमारे घर में, सारे अल्फ़ा थे और आपके यहाँ भी। इसलिए उन्होंने फिर तय किया था कि आगे चलकर वो लोग यही करेंगे कि अपनी ग्रैंड पेरेंट्स की एक बार शादी कर देंगे। तो जब आपके अल्फ़ा भाई हुए तो उन्हें लगा हमारे घर में कोई ओमेगा होगा तो उससे शादी कर दी जाएगी। लेकिन फिर आप ओमेगा पैदा हो गए थे, तब ये माना गया कि हमारे घर कोई अल्फ़ा होगा तो उससे आपकी शादी कर दी जाएगी। पर मेरे घर में उल्टा हुआ, कोई ओमेगा हुआ ही नहीं, मैं अल्फ़ा हुआ, इसलिए मेरी शादी आपके साथ फिक्स कर दी गई। बचपन से ही ये तय हो चुका था। लेकिन धीरे धीरे जब पेरेंट्स बड़े हुए, हम बड़े हो रहे थे, हमारा ख्याल रखा जा रहा था, वो ये चीज़ बातों को भूल गए थे। और फिर मुझे एक दिन माँ ने आप लोगों के बारे में बताया कि आप लोग बहुत ज़्यादा गरीब हो गए हो, आपके पापा का बिज़नेस बहुत ख़राब हो गया है शिजुन। इसलिए पहले दिन से ही मैं आपको देखना चाहता था। मुझे मॉम डैड ने आपकी तस्वीर पहले ही दिन दिखा दी थी, इसलिए मैं आपसे मिलने के लिए एक्साइटेड था। पर जब मैंने देखा कि आप इतने लल्लू से हैं,
आप किसी को कुछ कहते ही नहीं थे और सब आपको बुली करते थे। मुझे बहुत गुस्सा आता था, लेकिन फिर मुझे आपको बुली करना पसंद आने लगा। ऐसे बुली नहीं, बस ऐसे ही। मुझे पता था आपको अच्छा लगता है मेरे साथ रहना, घूमना, तो मैं मस्ती करने लगा। और शिजुन, मैं सच बता रहा हूँ, जिस दिन मैं पोस्ट ग्रेजुएट हो गया ना, उसके नेक्स्ट ईयर जब मैं कंपनी संभाल लूँगा, मैं ना आपको कोर्ट करना चाहता हूँ, मैं आपको अपना बनाना चाहता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। लवांग जी ने कहा, बहुत बड़े सपने देख रहे हो तुम, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मेरे घर वाले इतने गरीब हैं और तुम, मुझे पता चला कि तुम डीन के इकलौते बेटे हो। हमारा कोई फ्यूचर ही नहीं है। विवश ने कहा, सोचना भी मत कि हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। और फिर वो कहता है, पहले ना चलो नहा लेते हैं, ये सब बकवास बातें बाद में करेंगे। और विभूषण लवांग जी को नहाने के लिए अपने बाथरूम ले गया। लवांग जी नहाया धोया, कपड़े वपड़े पहने। लवांग जी को लग रहा था उसे ना प्रिकॉशन ले लेने चाहिए, क्योंकि विभूषण ने प्रिकॉशन नहीं लिए थे। उसने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं ली थी ताकि वांग जी को जो प्रेगनेंसी है वो ना हो, बल्कि अब तो वांग जी को डर लगने लगा था। यहाँ पर जैसे ही वो लोग नीचे आए खाना वाना खा के, तब लवांग जी ने देखा कि उधर उसके पेरेंट्स भी बैठे हुए हैं, जो कि अभी अभी जस्ट जब वो खाना खा के हटे थे तब आए थे। और यहाँ पर वे फैमिली भी है। दोनों फैमिली ऐसे मिल रही थी जैसे उन दोनों को फ़र्क ही नहीं पड़ता। लवांग जी को बहुत डर लग रहा था। तभी विभूषण ने सबके सामने कहा कि मुझे मेरा मेट मिल गया है, वो लवांग जी ही है और हम दोनों ने एक स्टेप आगे बढ़ गए हैं, मतलब हीट और रट पिता ली है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जैसे ही मैं पोस्ट ग्रेजुएट कर लूँगा, मेरी शिजुन से शादी कर देना। यहाँ पर चिंगन जुन उन दोनों की बातें सुन के थोड़े शॉक्ड रह गए थे, क्योंकि लवांग जी बहुत ही ज़्यादा शाय पर्सन था और वो बिना शादी के किसी के साथ रोमांस कर लेगा। उन्हें तो बिल्कुल ये चीज़ लगी ही नहीं थी, असंभव था उनके लिए। लेकिन फिर भी वो असंभव को अपने दिल से नहीं लगा रहे थे। वो खुश थे कि उनके ओमेगा बेटा ने किसी को पसंद कर लिया है। और यहाँ पर ये सभी लोग तय करते हैं कि जैसे ही विभूषण के ग्रेजुएशन को, पोस्ट ग्रेजुएशन को 3 साल हो जाएंगे ना, मतलब 2 साल ग्रेजुएशन ख़त्म और उसके बाद 1 साल और, तो ये लोग उनकी शादी कर देंगे। पर अफसोस कि 1 महीने तक विभूषण और जो लवांग जी थे ना, वो हर दिन ही एक दूसरे के घर में जाकर एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे थे, एक दूसरे के पेरेंट्स के साथ भी, और रात में एक दूसरे के ही बेडरूम में रुककर अपनी गतिविधियों पर बिल्कुल भी अंकुश नहीं लगाते थे। और उनके बीच रोमांस हर दिन होता था, जिसकी वजह से लवांग जी कुछ ही महीने के अंदर प्रेग्नेंट हो गया। और उनके जो शादी का सपना था ना कि हम तो लगभग 3 साल बाद करेंगे या 2.5 साल बाद करेंगे, वो सारा सपना चकनाचूर होते नजर आए। और विभूषण ने चुपके से बिना किसी को बताए लवांग जी से शादी कर ली। लवांग जी ने प्रेगनेंसी के चलते, क्योंकि उसकी प्रेगनेंसी में ना थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आ रही थी, तो अपनी टीचिंग की जॉब छोड़ दी थी। वो पूरा दिन घर में रहता था। विभूषण ने किसी को बताया ही नहीं उसने शादी की है, और सब कुछ बड़े ही मतलब क्लोज सेरेमनी के अंदर उन्होंने शादी की। लवांग जी घर पे रहने लगा और फिर विभूषण अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करने लगा। लवांग जी को जब इतनी बड़ी खुशखबरी मिली ना कि उसने प्रेगनेंसी के बाद अपने अल्फा पुत्र को जन्म दिया, विभूषण जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन कर ही रहा था, वो पापा बन चुका था। हालांकि उसने ये चीज़ किसी को नहीं बताई, वरना उसके सारे दोस्त उसे उम्र में बड़ा समझने लगेंगे। विभूषण ने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की और साथ ही साथ वो शादी को भी मैनेज कर रहा था और दूसरों से रिलेशनशिप भी छुपा रहा था। और फिर उन दोनों की ज़िंदगी काफ़ी अच्छे से बीतने लगी। लवांग जी अक्सर उसे कहता था, तुम ना मेरे सबसे बुली करने वाले स्टूडेंट हो। और विभूषण उसे कहा करता था, बिल्कुल भी नहीं, मैं आपका सबसे ज़्यादा बुली करने वाला स्टूडेंट नहीं हूँ, बल्कि मैं तो आपका सबसे बड़ा फ़ैन हूँ, सबसे ज़्यादा प्यार करने वाला। लवांग जी और विभूषण ऐसे ही बिस्तर पर लेटे हुए थे कि तभी दोनों एक दूसरे को किस करने ही वाले थे कि उनके जो पुत्र था ना, उसने रो रो कर, चिल्ला कर, वह कर वहाँ पर तुरंत ही सुसु कर दिया था, जिसकी वजह से उन दोनों की किस होते होते रह गई। विभूषण ने कहा, ये मुझे जीने नहीं देता,
हाँ, हम जब भी करीब आते हैं इसे कैसे पता चल जाता है, ये मुझे तुम्हारे करीब आने ही नहीं देता। लवांगची तुरंत ही सैड सा फेस बना रहा था, क्योंकि इतने दिन से विभूषण उसके करीब नहीं आ रहा। वो हर दिन तैयार होता था, इसलिए उसने गुस्से में आके तैयार होना ही छोड़ दिया था। उसने अपनी शक्ल को भी देखना छोड़ दिया था मिरर में, और अब उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल रहते थे, क्योंकि वो हर टाइम विभूषण के बारे में सोचता था, बच्चे की बहुत ज़्यादा केयर किया करता था। और जब बच्चा सिर्फ रोता रहता था ना, तो जानबूझकर लवांग जी को बहुत गुस्सा आता था। ऐसे ही ये प्यारी सी स्टोरी यहाँ पर ख़त्म होती है। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो, और जो फ़ैन फिक्शन लव ज़ीरो ने मुझसे ये रिक्वेस्ट की थी, आई होप मैंने आपकी रिक्वेस्ट को पूरा फुलफ़िल किया हो। और गाइस मैं बताना चाहती हूँ कि कुछ लोग मुझे कहते हैं कि क्या हम आपको अभी स्टोरी सजेस्ट कर सकते हैं। तो गाइस मेरे पास ना ऑलरेडी अभी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, तो जब मैं नेक्स्ट पोल रखूँगी ना, तब आप मुझे नए नए सजेशन दीजिएगा, क्योंकि अगर सारे सजेशन एक जगह कलेक्ट हो तो ज़्यादा ठीक रहता है। मैं बार बार सारी वीडियोस के नीचे के कमेंट्स नहीं पढ़ सकती हूँ, और अगर आपने किसी वीडियो के नीचे का कमेंट किया है ना, तो वो कुछ टाइम बाद मैं भूल जाऊँगी। तो इसलिए जब मैं पोस्ट डालूँगी ना कि अब आप अपने सजेशन देने के लिए फ्री हैं, तो प्लीज़ तब ही मुझे आप सजेशन दीजिएगा। अगर आप सारी स्टोरीज़ के नीचे में लिखते जाएंगे ना, तो मैं भूल जाऊँगी, और मुझे याद भी नहीं रहेगा कि आपने किस स्टोरी के नीचे सजेशन किया था, मतलब मुझे सजेस्ट किया था। तो आई होप, और आगे जिन भी लोगों ने मुझसे वन शॉट के लिए डिमांड की थी ना, उन सब की धीरे धीरे करके वन शॉट आएगी। जैसे आज आई है, वैसे ही आने वाले टाइम में भी आपको मिलती रहेगी। वांग शन शियांगवेन जिस एफएफ का आपने मुझसे बोला था, और किसी ने मुझसे डिमांड की थी ब्राइड ऑफ गुसु ट्विन जेड। तो गाइस मैं उसकी 4th बुक ना अभी लिख रही हूँ, तो मैंने वो लिखी नहीं है। जब मैं वो लिख लूँगी, जिसे मतलब मैंने नेक्स्ट स्टार्ट करना है, जब मैं वो लिख लूँगी तो आप लोगों के साथ साझा कर दूँगी। तो तब तक आपको इंतज़ार करना होगा, क्योंकि अगर मैं ब्राइड ऑफ गुसु ट्विन जेड चलाती हूँ ना, मैं उसे ज़्यादा बड़ा नहीं चलाऊँगी, वन शॉट में ही ख़त्म करूँगी। तो लोग बाग ना बहुत बदतमीज़ी से रिएक्ट करते हैं, गालियाँ देते हैं, उल्टा चिल्टा बोल के जाते हैं। देखो मैं तो डिमांड पे कर रही हूँ या मजबूरी में कर रही हूँ, लेकिन बाकी के लोग बहुत बदतमीज़ी से बिहेव करते हैं, जो कि कभी कभी ना सहन नहीं होता है। तो इसलिए मैं इस तरह के टॉपिक्स को लाना अवॉइड ही करती हूँ, क्योंकि कोई हमें बदतमीज़ी से बोल जाए और हम कमेंट डिलीट कर दें तब भी बवाल मच जाता है, और अगर हम कुछ गुस्से में आकर रिप्लाई कर दें तब भी बवाल मच जाता है। पूरे हर तरीके से ऑथर ही बनता है या यूट्यूबर ही बनता है। तो इसलिए मैं थोड़े से कन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करना ही पसंद करती हूँ। लोगों के प्रोवोकिंग वाले मैसेजेस को रिप्लाई करना ही कम समझती हूँ, या फिर उनके कमेंट्स को भी मैं ऐसी चीज़ों को डिलीट कर देती हूँ। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोज़ को लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं आपसे एक और नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।